सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच। आपने अभी लास्ट वीडियो देखी होगी, हिमानी के लिए अर्जेंट संदेश था। जिन्होंने नहीं देखा वो वाला अर्जेंट संदेश पार्ट 62 देख सकता है। बाकी मैं कंटिन्यू मेरे चैप्टर जो मेरी सास रूमा बेरी ने और जो मेरी बेरी फैमिलीज़ ने मुझे टॉर्चर करने के लिए मानसिक प्रताड़ना करते आए हैं, आप सब वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 57 है, 58 है। उसमें मैंने बताया था कि मेरी सास ने बताया था चमड़ी का झाज के बारे में कि इससे अच्छी अर्निंग होती है। फिर वो बीच में मैंने स्टॉप कर दिया कि मैं बिज़ी हो गई थी। फिर बीच में अर्जेंट मैसेज और डले मोती बाजार का दही व्यापारी और भूमाफिया, जिसके कारण हुआ विवाद हिमानी की पूछताछ में। आपने वो भी देखी होगी वीडियो। और फिर उसके आगे एक अचानक से मेरी सास करवा चौथ के दिन हमारी छुट्टी रिपोर्ट कराने गई, मेरे हस्बैंड की और मेरी। आपने ये भी वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देखे। पार्ट 61 कि करवा चौथ पे अभी जो करवा चौथ गया है उसी दिन ये हमारे को मानसिक प्रताड़ना देने के चक्कर में ये भीमगौड़ा चौकी में हमारी छुट्टी रिपोर्ट मेरे पति की यानी कि अपने खुद के बेटे की ये रिपोर्ट करने गई थी। छुट्टी रिपोर्ट करने गई थी ताकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मुझे धमकी दे रही थी कि मैं जो रोशनाबाद कोर्ट में मेरा पड़ोसियों के साथ जो कोर्ट केस जो मैंने किया हुआ है, ये रिपोर्ट में ये केस वापस लूँ। दीप तिवारी जी का, राजकुमार और पलटू मनोहर और शंकर अग्रवाल का। तो मेरे मना करने पे इसने मुझे अगले दिन ही तुरंत रिस्पॉन्स दिया कोतवाली का। तो मैंने कोतवाली तो मैं गई नहीं थी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो मैं जाती क्यों। लेकिन ये इसी तरह से छूटे अड़ंगे करती रहती है। इसकी आदत से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई हूँ। अब मैं आगे और वीडियो बना रही हूँ। आप छोटे छोटे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे एक ज़िंदगी के छोटे छोटे पल। सास बहू में रोज़ कुछ ना कुछ तो ये किल 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 चलती रही। ऐसा भी कौन करता है? जी हाँ, मुझे बताएं। मैं लंबी वीडियो ना बनाऊँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको इकट्ठी इसमें बता दूँ ये मेरे साथ क्या क्या करती थी। ऐसा भी कौन करता है? आपके घर में सब्जियां बनती है, क्या सब्जियां नहीं धुलती? मेरे सब्जी धोने पे भी ये विवाद कर देती थी। जब मैं सब्जी को अच्छी तरह धोती थी एक बर्तन में लेकर के, और ताकि वो पानी भी वेस्ट ना हो, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सब्जियां धुल जाए, तो मैं सब्जियां भी धोती थी। कटिंग करने के बाद भी कुछ सब्जियां धोती थी। तो ये मुझसे ये कहती थी कि तूने सब्जी के सारे विटामिन निकाल दिए हैं, तूने क्यों ये सब्जियां धोई? जी हाँ, ये इसने मुझसे इस तरह से विवाद करा। और क्या टिंडे, जो जब पके हुए टिंडे होते हैं जो अंदर से पक जाते हैं, जिनके बीज चबाने में दिक्कत होती है, तो जब इसने मुझे बोला कि तूने बीज क्यों निकाल दिए, हम तो बीज सहित खाते हैं, तूने मेन मिनरल्स जो मल्टीविटामिन होते हैं वो तो तूने निकाल दिए, तूने तो बीज निकाल दिए और ऊपर के इसके छिल्लड़ ही बनाएगी क्या? इसके लिए इसने बहुत बड़ा विवाद मेरे साथ किया था। क्या आप लोग टिंडे कैसे बनाते हैं मुझे बताएं रेसिपी। तो पके हुए बीज, जो काले बीज हो जाते हैं, आप उसे निकाल तो देते हैं उसमें से, या आप खाते हैं। लेकिन मैंने उसको निकाल करके सब्जी बनाई तो इसने जानबूझ कर विवाद किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, जहाँ जहाँ मेरी गलतियाँ नहीं होती थी ना, मैंने हर किसी से माफ़िया मांगी। मेरी कहीं भी गलतियाँ नहीं होती थी, चाहे चाची, दादी, बुआ, मम्मी, बहन, पापा, चाचा, कोई भी ले लो, मैं कभी किसी को भी ऐसी वो नहीं सिचुएशन बनाती थी कि कोई मुझे बोले कि हाँ भाई तेरी वजह से ये काम बिगड़ गया। मैं अपने घर में एक सिंसियर लड़की थी, शुरू से पापा ने मुझे डिसिप्लिन में रखा हुआ था, तो मैं कोई गलतियां नहीं कर पाती थी, तो ये कमियां नहीं निकाल पाते थे मेरे रिश्तेदार भी। तो इनमें इनको लगता था इसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो छोटे आरोपों में छोटे एलिगेशन लगा दो कि ये धंधा करती है, ये अपनी माँ को मारती है, ये बहुत बदतमीज़ है। इस टाइप की ये मैंने वर्ड्स अपनी मासियों के मुँह से सुने, जो मुझे एक मानसिक प्रताड़ना रहती रही। लेकिन मैं इनसे कुछ भी बोली नहीं, सिर्फ अपना न्याय और अपनी शिकायत सिर्फ मैंने अपने प्रभु को छोड़ दी थी, अपने भगवान के आगे रख दी थी कि ये जिस तरह से मेरे को बोल रहे हैं आप इन्हें देखो, उनको दंड आप दोगे। क्योंकि मैं बड़ों का, बड़ा हो चाहे छोटे हो, मैंने सबका सम्मान किया है। मैं फालतू लड़ाई झगड़े मुझे तो पसंद ही नहीं है। मुझे फालतू की गॉसिप पसंद नहीं है। मुझे फालतू की भीड़, झूठ चटापी और चार लोगों के बीच में आवारागर्दी करना, घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं घर से बाहर निकल भी रही हूँ तो वो भी मेरी एक मजबूरी होती है कि मेरे को अपने काम भी निपटाने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ तो मैं कभी निकलूँ भी ना। मैं तो इस तरह से मुझे टॉर्चर कर रही थी टिंडे की बात पर। फिर अगली बार जब फिर टिंडे आए तो मैंने वही पके हुए टिंडे इसी के टाइप से बना दिए विद बीज,
विद बीज बना दिए। और जब मैंने इसको दिए तो जब इसके मुंह में या दांत में लगे या नहीं लगे, लड़ने का इश्यू चाहिए था, तो इसने तब भी मुझे ये कह दिया कि आज तो तूने बीज ही बीज भर दिए भैया, ये तो खाए भी नहीं जा रहे, ले जा इसको। तो आप बताएं कि मेरी गलती कहाँ पर है। मैं इसकी हर बात को बोलती थी, हर बात को मैंने इसकी फॉलो करी है। जो ये मेरे को जितना टॉर्चर करती थी, कभी टिंडे बीज वाले बनाओ, कभी टिंडे बिना बीज वाले बनाओ, कभी बैंगन का भरता उबाल के बनाओ, कभी बैंगन को भून के बनाओ। बैंगन को भून दिया तो इसमें कीड़े मर गए होंगे, तो उन्हें अगर इसे उबाल दिया तो इसका तो टेक्सचर खत्म हो गया, जो एक सुगंध आती है अंगीठी टाइप का। तो ये इस तरह से मानसिक प्रताड़ना देती थी इतनी ज़्यादा कि मैं इसे समझ नहीं पाई कि आखिर ये औरत मुझसे चाहती क्या थी। सी हवाई मुझसे धंधा कराने की वजह और मुझसे एक अच्छी अर्निंग लेने के चक्कर में इसने मुझे इतना टॉर्चर किया नाजायज़, ठीक। और जो बड़ी भाभी लव मैरिज अपनी मर्जी से करके आई है, उसको इतना सम्मान दिया जाता था मेरे सामने, और जो मैं इसकी पसंद की आई हूँ, ये मुझे नौकरानी से भी बदतर मेरे साथ व्यवहार करते थे। मेरी रोटी तक गिनते थे, जिसमें कि मैंने नाश्ता अपना बंद कर दिया था और रोटी तक मैंने कम कर दी अपनी खानी, ठीक है। और इस तरह जब मानसिक टॉर्चर दोगे तो कहाँ भूख लगेगी बहू को। और ये कि मेरी रोटियां तक गिनती थी, फिर मुझे कैसे करती थी परेशान, सुनिए। फिर इसको पता है कि ये अभी भी नहीं बोली है, ठीक है। अब ये पूजा पाठ वाली लड़की है, इसको और उकसाना है, ताकि क्यों, क्योंकि मैं इसको उकसाऊंगी तो ये लड़ेगी, कुछ तो जवाब देगी मुझे। जब ये कुछ जवाब देगी तो मैं अपने ऊपर नीचे जितने भी किराएदार आए आस पड़ोस रहते हैं, तो मैं हल्ला मचाऊंगी, देखो देखो मेरी बहू मुझसे लड़ रही है, ये इतनी बदतमीज़ है, इतने लुच्चड़ खानदान से, ये मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे इतनी तरह से परेशान करती थी कि इसने, मैं रोटी बना रही हूँ तो इसने क्या चाल खेली कि जो कुछ बर्तन पड़े हुए थे सिंक में मांजने के लिए, ये अपनी ही जो यूज़ करती थी चप्पल, जो वॉशरूम तक लेके जाती थी, उस चप्पल को ये लाई हाथ में उठा के और ये बर्तनों के ऊपर उस पर गोबर उतार रही थी, और वो भी बर्तन मांजने वाले छूने से। जी हाँ, आपको शौक लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूँ क्यों, मुझे तो किसी का डर ही नहीं है। मैं चुगली पीछे करती नहीं हूँ, लेकिन सामने बोलने से डरती नहीं हूँ। तो मेरी सास मेरे सामने ही गोबर वाली चप्पल धो रही थी उन्हीं बर्तनों के ऊपर, जहाँ माँ अन्नपूर्णा के बर्तन धुलते हैं। कहते हैं कि बर्तन भी एक माँ अन्नपूर्णा से संबंधित होते हैं, वहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजती है। तो ये वहाँ पर चप्पल धो रही थी। मैंने इनको बोला मम्मी से कि आप इसको मत धो, आप इसे वॉशरूम में धो लो। तो ये इसने मेरे से इतना कलेश किया कि ये घर मेरा है, तेरा नहीं है, मैं जहाँ मर्जी धोऊँ। मैं चाहे सिंक में धो रही हूँ ना अभी, तो मैं कल तो तेरे सर पे भी धो लूँगी, मैं गैस पे भी धो लूँगी, बता तू मेरा क्या उखाड़ लेगी रूमा का। ये इस तरह से नाजायज़ तंग मुझे करती थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रोज़ कोई दिन इसने मुझे नहीं रुलाया, कोई दिन इसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। जो इसको लगता है कि मैं इसे खराब मिली हूँ। जी हाँ, मैं खराब ही मिली हूँ, क्योंकि मैं इसको कमा कर नहीं दे सकी। जिस मकसद से मुझे लेके आई थी, वो मकसद में मैंने उसका पूरा नहीं किया, ये उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। तो मैं बुरी लगती हूँ इसको भी, राहुल बेरी को भी, अंजू बेरी को भी, और अन्य बेरियों को भी मैं बहुत बुरी लगती हूँ, क्योंकि मैंने इनके मकसद में उतरी नहीं हूँ। इसलिए मैं सबसे गंदी और सबसे बुरी बहू हूँ मैं इनकी, ठीक। अब इसके आगे ये तो आए दिन चलते रहे। फिर क्या हुआ कि रोज़ जब से मेरी शादी हुई थी 2012 से, तब से ये कुछ ना कुछ सामान गिरी खड़ी ले जाना। और बड़ी वाली भाभी भी सुबह आती थी 10-11 बजे राहुल भैया जी की एब्सेंट में, तो ये उसको भी सामान दे रही, बेकरी के सामान दे रही, कभी बिस्किट दे रही है, कभी क्रीम दे रही है, कभी सर्फ का पैकेट दे रही है, कभी पिर्स के साबुन दे रही है। मैं सब तमाशे देखती थी। भैया मैं नई बहू हूँ, मैं कहाँ से बोलूँगी, मेरा कोई भी अधिकार कोई है। पति बोलता नहीं था, या तो पति बोले, अब बहू बोल रही है तो बुरी लग रही हो, बेरियों को भी बुरी लग रही हो, सारे बेरियों को बुरी लग रही हो। यहाँ तक कि जिन बेरियों से मैं मतलब नहीं रखती हूँ, वो बेरी तक मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं ये कह करके कि ये यूट्यूब बनाती है तो इसको तो बंद क्यों नहीं कराता, और अगर बेरी लोग इतने खराब हैं तो बेरियों को छोड़ के जाती क्यों नहीं है। मैं आज भी कह रही हूँ, बेरियों को छोड़ दिया मैं अपने पति का साथ दे रही हूँ। मैंने बेरियों का, यानी कि जिसे कहते हैं ना, मन से उतार दिया। इसीलिए मैंने अपने ससुर का भी श्राद्ध नहीं किया। मैं सारे बेरियों का श्राद्ध करती थी, भले ही मैंने ताई चाचा ताऊ नहीं देखे दुनिया में, लेकिन मैं उनके नाम से उनका दान पुण्य करती थी। लेकिन मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। तो ये और क्या चाहिए, जो मैंने अपने गोत्र को ही त्याग दिया बेरियों से। मेरा मन नहीं माना
जब आपको पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी सास मुझे इतना मेंटल हरेसमेंट करती है और मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, तो आप मेरा परिवार थे, ठीक है, आप मेरी फैमिली थे। आप लोगों को एक बहू के साथ खड़े होकर के उस बच्ची को बचाना चाहिए था, जो बच्ची बिना बाप के माँ के पल रही थी, और आपको मेरा साथ और समर्थन देना चाहिए था। पर नहीं, आप लोग सब खुश होके तमाशे देख रहे हो। कोई बात नहीं, आज मेरी बेटी बर्बाद हुई है, कल आपके साथ भी होगा। ये मत सोचना कि तमाशा करने वाला और तमाशा देखने वाला सबके कर्म लिखे जाते हैं भगवान के दरबार में। आप मत कीजिए मेरे को सपोर्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी सच्चाई बोलूँगी। तब आप लोग कहाँ थे जब मेरे साथ गलत होता था? तब कहाँ थे जब मेरे ऊपर पेट्रोल डाला गया था? तब कहाँ थे जब मेरी सास मुझे मारती थी ये करके कि तू धंधा कर? तब आप कहाँ थे जब मेरे को तिल तिल पैसे नहीं मिलते थे और मैं एक बर्गर खाने के लिए भी तरसती थी? तब आप कहाँ थे जब मैं बीमार में, बुखार में भी 102 बुखार में मैं पूरे घर का पोछा लगाती थी? तब आप कहाँ थे कि मैं अपने हिस्से की सब्जियां भी अपनी सास के पेट में डाल देती थी कि कलेश ना हो कि सब्जी थोड़ी बनी है, ठीक, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से लड़ती थी कि जानबूझ के थोड़ी लाता है ये। मैंने अपने हिस्से तक की सब्जियां रोमा बेरी को खिला दी। तब आप कहाँ थे जब मुझे बदतमीजी और जलील और लूज वर्ड बोले जाते थे रोमा बेरी के घर में? तब तो आप सपोर्ट में नहीं आए। आज मैंने यूट्यूब क्या बना दी, तब आप सब सपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया गोबर वाली बात, और इस तरह से सामान भी देती रहती थी, रोज़ सामान भी जाता था, तो यूँ बोलती थी कि ये साबुन डैडी के लिए जा रहे हैं खड़खड़ी में। कभी 1-1 किलो राजमा बनाना, आप जानते हैं 1 किलो राजमा बना करके फिर उसमें उसके हिसाब से प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर कितनी अच्छी क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। पंजाबियों का तो वैसे भी बहुत स्पाइसी खाना बनता है। वो दिन रात मुझे मेहनत लगाती रहती थी कि वहाँ पे खाना जाएगा, वहाँ बना। तो मैं सारा दिन वो बना रही हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके, ये आधा उसमें से ले करके और सीधा खड़खड़ी जाता था, और 5 जनों के लिए जाती थी, और ये कहती थी कि वहाँ डैडी रह रहे हैं, वहाँ डैडी। अब जब डैडी वहाँ रह रहे हैं, डैडी का मकान गौरव भैया को और हेमा भाभी को दिया हुआ है, तो क्या गौरव भैया और हेमा भाभी खाना नहीं देते थे डैडी को? लेकिन ये मुझे जानबूझकर तंग करती थी ताकि काका जी की कमाई का हिस्सा आधा उधर जाए, और सुबह बड़ी भाभी ले जाए कुछ सामान, और शाम को ये बना बनाया खाना ले जाए। इसके घर में ये रोज ड्रामे होते चले गए, कभी साबुन जा रहे, कभी सरफ जा रहे, मैं कुछ नहीं बोलती थी। इतना इसने मुझे टॉर्चर किया। फिर मैं ये सब सामान चुपचाप देखती थी, कभी हार्पिक की बोतल जा रही है, कभी कुछ जा रही है। अरे भैया, क्या गौरव भैया नहीं कमाते थे जो ये वहाँ सामान जाता था? कहती थी कि डैडी वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब डैडी वहाँ यूज़ करते हैं, डैडी के मकान में वो रह रहे हैं, तो क्या वो डैडी की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते दोनों मियाँ बीवी? नहीं, ठीक है। ये सिर्फ काका ही घर में कमाता था, जो उसकी सैलरी, जो इसका पैसों का जो भी राशन घर में आता था। हमारे घर में राशन इतना आता था कि जब मैंने देखा, हम 3 जने हैं खाली, मेरे हस्बैंड और मेरी सास और मैं, लेकिन राशन ऐसे आता था जैसे 10 लोगों की फैमिली का 1 महीने का आ रहा है। तो जब मुझे पता लगा, मैं चुप रही, इतना राशन कैसे आ रहा है कि 30 साबुन पियर्स के आ रहे हैं, 20 सर्फ एक्सल आ रहे हैं, और 30 बर्तन मांजने वाली विम बार आ रही है, और बहुत सारे सामान ये कहीं मात्रा में आते थे। 5 किलो राजमा, 5 किलो छोले, 5 किलो हर तरह की दालें, चावल आ रहे हैं 30-35 किलो, और आटा आ रहा है 30-35 किलो। अरे हम इतना कोई खाते हैं? लेकिन उसके हिसाब से जब मैंने ये पूछ लिया कि हम इतना कोई खाते हैं, टूथपेस्ट जो महीने में 1 टूथपेस्ट लगती थी, ये 10 टूथपेस्ट लेके आती थी। मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था। ये मैंने कहा ना कि अगर ये सातिर भी नहीं है तो ये समझदार भी नहीं थे, ठीक। तो उस हिसाब से इन्होंने अंदाजा ही नहीं लगाया कि इतना राशन लगता होगा। ये बात मैंने एक मजाक रूप में कह दी थी अपने हस्बैंड को कि इतना राशन कोई लगता है, जो आप ये लेके आ गए हो, ये इतना तो 6 महीने में लगेगा। तो मच गया बवाल घर के अंदर, और कि तू कौन होती है, तू हमारे को हिसाब सिखाएगी। ये मेरी सास ने बोले, मेरे हस्बैंड तो बोल नहीं पाए। ये उल्टा सीधा बोलती रही, बहुत लड़ी हमसे कि तू तो आज के दिन आई है, तू तो हिसाब करने लगी, मैं तो अब रोटी भी नहीं खाऊंगी, तू तो मेरी भी रोटी गिनने लग जाएगी। इस तरह से इन्हें ड्रामा किया, मुझे मानसिक टॉर्चर किया। फिर ये इन्हें खाना नहीं खाया, और अपना आटा और खड़खड़ी से अपनी सब्जी कच्ची ले आई, और खुद अपने ही कहती थी, देख मैं तो आटा भी अपना लाई हूँ और अपनी सब्जी लाई हूँ, मैं अपना आप बनाऊंगी, मैं तेरे हाथ का खाऊंगी नहीं। ये रोज रोज का ड्रामा होने लग गया कि अपना ही आटा गूंथूंगी, अपना ही सब्जी बनाऊंगी। इस तरह से करती रही। और जो हम सब्जी और हम बनाते थे हस्बैंड वाइफ, मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, तो उसमें भी वो बनाने के बाद भी वो नमक या मिर्ची, मैंने आपको बताया ना कुछ वीडियो में, ये कुछ ना कुछ सब्जी खराब कर देती थी, जिसके कारण मुझे मजबूरी में पराठे सेक करके देने पड़ते थे अपने पति को कि सब्जी खराब कर देती है, और हम अलग हो नहीं पाते थे। बड़ी
उस वक्त तो हम इसी की ही अंडर में रह रहे थे मकान, जबकि वो मेरे हस्बैंड ने बनाया, लेकिन टॉर्चर ऐसे करती थी जैसे वो मेरे ससुर का मकान हो। हमने वो ज़िंदगी ऐसे काटी है कि मैं अपने हस्बैंड को वहाँ से क्यों लेके अलग हुई, इसलिए आपको बता रही हूँ कि छोटे छोटे पल जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत बड़े, कि तू तो राशन गिनने लगी, मैं नहीं खाऊंगी, इस तरह से रोज कलेश उतर चलता गया, पड़ता चला गया। आपको मैंने सारी बातें बताइए, सारी वीडियोस आप देखिए किस तरह से इसने मेरी को टॉर्चर किया। फिर उसके बाद अब आप मुझे बताइए कि ये करना इसका ठीक था? आप मुझे बताइए कि इस तरह से भी कोई टॉर्चर करता है क्या? कौन सी बहू ये बर्दाश्त कर लेगी या कौन सी बीवी बर्दाश्त कर लेगी कि उसका पति दिन रात मेहनत कर रहा है और राशन भर रहा है घर के लिए, और वो उसमें से बंटवारे हो रहे हैं उसी राशन में से राहुल बेरी, अंजू बेरी के लिए और हेमा, गौरव जी और इनके परिवार के लिए, ये कह करके कि वहाँ डैडी रहते। जब डैडी का मकान वहाँ दे दिया, जब डैडी ने हमें 1 रुपये की सुई नहीं दी और आपने भी हमें 1 रुपये की कोई सुई नहीं दी, तो फिर किस अधिकार से आप काके का इतना सब कुछ खाते थे? कैसे? ठीक है। और कहने वाले तो रिश्तेदार कह देते हैं कोई नहीं माँ को तो दिया है, कोई नहीं माँ को तो दिया है, ये है मेरी सास की बहनें, ये निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकती। ये ऐसे रिश्तेदारों से तो दूरी बना लो, हो जाता। निष्पक्ष न्याय नहीं आता इन्हें कि भैया वो भी तो बड़ा वाला राहुल भी तो मेहनत करता है, वो भी तो अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है, काका भी अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है। तो और जब कोई अपनी मेहनत से अपना मकान नहीं बना रहा है, गौरव भैया ने नहीं बनाया, वो कमा रहे हैं और शराब पी रहे हैं और अपने उसमें वो खुशियों में वो उसी में खुशी रहते हैं, उनको वही खुशियाँ अच्छी लगती है, अपनी अपनी खुशियाँ हैं। किसी को मकान बनाकर अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी लेकर अच्छा लगता है, किसी को शराब पीना अच्छा लगता है, तो वो अपनी खुशियाँ वहाँ शामिल करते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सके। तो ये कह दिया जाता है वो तो बेचारा गरीब है, इसी को दे दो, मतलब काके की मेहनत का फल भी इसी को दे दो। ये है रिश्तेदार, इनके जैसे रिश्तेदार जब घर में बैठते हैं ना तो यही आग लगाते हैं और इन्हीं की वजह से घर में लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि निष्पक्ष तो न्याय करेंगे नहीं, दिमाग तो लगा ही नहीं रहे कि भैया कि काके ने इतनी दिन रात मेहनत करी है तो इसका भी हिस्सा बनता है माँ के मकान में। नहीं बोलेंगे क्योंकि काके से तो चिढ़ रहे ना, चुल मची हुई है रिश्तेदारों को कि अलग हुआ तो ये फिर मकान बन गया, फिर एक और देहरादून में बन गया, ये तो चुल मची हुई है इनको। लेकिन अगर निष्पक्ष न्याय करे तो दिमाग लगा के भी सोचे कि जिस बंदे ने जो लड़के जिस जवानी उम्र में, ठीक है, आवारागर्दी करते हैं उस उम्र में काका जी ने कमाना सीखा था 14 साल की उम्र में, और जिसके सारी कमाई, जिसका सारा पैसा हमारे एक बड़े भैया हैं विनय भैया, वो मेहनत काका जी करते थे, उनकी सैलरी वो मेरी सास रूमा बेरी जी को देते थे। तो मुझे इतनी तो सारी कहानियाँ पता लगी है ना, उसके बावजूद भी मासियाँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, अरे रूमा मरेगी तो ये मकान गौरव को दे देना। वाह, पका पकाया फल जो काके ने मेहनत करी दिन रात वो गौरव को दे देना। मैं भी देखना चाहती कोई जो कोई नाजायज़ खाता है तो किसी का अधिकार खाता है तो वो कितना फलता है। ठीक है, हमने तो देना ही सीखा है। अभी तो बहुत स्टोरियाँ डाली जाएगी आपके बीच में कि बाप तो सबका एक ही था, लेकिन फिर भी ठेकेदारी काके ने ले रखी थी। जब पिताजी इनके एक्सीडेंट में गिर गए थे खाई के अंदर, तो सारा पैसा ट्रीटमेंट का काका जी ने लगाया अपना स्कूटर बेच के। क्यों? बाप क्या राहुल बेरी का नहीं था? बाप क्या गौरव बेरी का नहीं था? या पति रुमा बेरी का नहीं था? लेकिन बाप खाली विनोद बेरी जी खाली काका का बाप था, इसलिए काका ने अपनी सब कुछ जमा पूंजी बेच कर, स्कूटर बेच कर अपने बाप का इलाज कराया। आपको मैं वीडियो भी डालूंगी अपने ससुर की जिसमें वो खुद बता रहे हैं, मैंने उनकी बनाई हुई है वीडियो। जब वो मेरे घर पे आते थे तो मैं उनसे ही सारी कहानियाँ सुनती थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे बता रहे थे तो मैंने बना ली, और फिर उसके बाद आज वो काम आएगी, मैं डालूंगी आने वाले समय पे। तो आप बताइए कि इस तरह से मानसिक प्रताड़ना नहीं थी कि एक टिंडे की सब्जी के पीछे लड़ना, घर में पति कमा के ला रहा दिन रात और उसकी कमाई इन भाइयों के घर में जा रही है, तो कैसा फील होता होगा आप बताइए मुझे। आपको कैसा फील होगा? जैसा फील आपको हुआ होगा ना तो मुझे भी होता होगा। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि उस वक्त शादी को क्या हुआ, मई का महीना लग गया था, अक्टूबर में शादी हुई थी 2012 में। तो अभी मैं बता रही हूँ, सारी कहानियाँ बताऊँगी ताकि आपको मेरा वहाँ से घर छोड़ना ठीक था या गलत था, रूमा बेरी से छुटकारा वहाँ से पाया मैंने, वो सही था या गलत था। आपको एक एक रीज़न पता होने चाहिए मेरे वहाँ से अलग होने का कारण, कि कैसे ये तिल तिल मानसिक प्रताड़ना देती थी जिसकी भुगतान मेरे पति को पैरालाइज हो गया था। जी हाँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि इतनी मानसिक टॉर्चर इसने दी थी कि मेरे पति को पैरालाइज हो गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।
मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। धन्यवाद।